प्रधानमंत्री ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों की राजनीतिक यात्रा। ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो को मिला सम्मान। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ ऊर्जा, अवसंरचना और व्यापार को लेकर आया नयापन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बने कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर हुई अब 11। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक। वैज्ञानिकों को मिली एक बड़ी कामयाबी। सफल रहा नई जीन थेरेपी से बहरेपन का इलाज। जन्मजात बहरेपन को दूर करने में कामगार होगी नई जीन थेरेपी। भारतीय नौसेना को मिला डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार। अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से है लैस। स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है यह वेसल। केरल के इझिमाला में फिर से दिखा राजकीय पक्षी मलामुझक्की विजहाम्बल। जैव विविधता में सुधार का मिला संकेत। केरल में ग्रेट हॉर्नबिल का दूसरा नाम है मलामुझक्की विजहाम्बल। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों की राजनीतिक यात्रा की। इस दौरान उन्हें कैरेबियाई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया गया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करना है। बता दें कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र शामिल हैं। इसमें 40 से अधिक देश शामिल हैं। इन क्षेत्रों के साथ भारत का जुड़ाव आर्थिक संबंधों, ऊर्जा अवसंरचना और क्षेत्रीय गुटों तक फैला हुआ है। वहीं बात करें इनके आर्थिक संबंधों की तो 2023-24 में भारत तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बीच कुल व्यापार 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इसमें भारत का निर्यात 14.50 बिलियन डॉलर था। 2027-28 तक भारत का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र भारत के लिए आयात का 8वां सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि भारत इस क्षेत्र के लिए 9वां सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार है। भारत लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से खनन और कृषि, कच्चा तेल व पेट्रोलियम उत्पाद, मोती एवं कीमती पत्थर तथा वनस्पति तेल का आयात करता है, जबकि देश में बनी वस्तुओं जैसे मोटर वाहन, रासायनिक उत्पाद, खनिज आदि का भारत निर्यात करता है। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान ज्वाइन एनडीबी। हाल ही में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बने हैं। गौरतलब है कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले यह सदस्यता ग्रहण की है, जिससे एनडीबी के कुल सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसकी घोषणा एनडीबी की अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ ने बैंक के 10वें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद की। उन्होंने बताया कि बैंक का मिशन ग्लोबल साउथ का समर्थन करता है, खासकर विशेष रूप से नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। बता दें कि एनडीबी 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मकसद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास को वित्त पोषित करना है। वर्तमान में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। जानकारी के लिए बता दें कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को भी अपनाया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को सुलभ, समय पर और किफायती बनाना है, ताकि वे न्यायसंगत तरीके से हरित विकास की ओर बढ़ सके। हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को 2027 तक शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट को भारत और म्यांमार ने मिलकर तय किया है। इसका मकसद पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से दूरी को कम करना है। यह प्रोजेक्ट भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक सामान पहुंचाने के लिए एक मल्टी मॉडल परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसका नोडल मंत्रालय विदेश मंत्रालय है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। इस परियोजना के 2 मुख्य घटक जलमार्ग और सड़क मार्ग है। जलमार्ग कलादान नदी पर आधारित है, जो सित्तवी बंदरगाह से म्यांमार में पलेतवा तक फैला हुआ है। बाकी सड़क मार्ग पलेतवा से लेकर मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा पर
जूरिन पुई तक है। यह प्रोजेक्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भौगोलिक अलगाव को समाप्त करेगा, जो चिकन स्नेक के संकीर्ण गलियारे के जरिए शेष भारत से जुड़ा हुआ है। यह प्रोजेक्ट इस अलगाव को कम करेगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दूसरी बात, यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है, जो 2014 में शुरू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य पूर्वी एशिया और पड़ोसी देशों से भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य भर में 425 व्यक्तियों में निपाह वायरस के संक्रमण होने की पुष्टि की है। बता दें कि निपाह वायरस एक उभरता हुआ जेनेटिक वायरस है, जो जंगली और घरेलू दोनों से मनुष्यों में फैल सकता है। यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान टेरोपोडिडे परिवार के चमगादड़ को माना जाता है। इसका संक्रमण लक्षण विहीन या हल्का सब क्लिनिकल हो सकता है, लेकिन यह तीव्र श्वसन रोग और घातक इंसेफेलाइटिस का कारण भी बन सकता है। इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में प्रॉब्लम आदि शामिल है। इसके गंभीर मामलों में इंसेफेलाइटिस और दौरे पड़ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इससे मृत्यु दर 40 से 75% या उससे अधिक है। जानकारी के लिए बता दी कि इसके उपचार के लिए कोई विशेष रूप से अनुमोदित उपचार या टीके उपलब्ध नहीं है। अब तक इसका प्रकोप केवल एशिया में ही देखा गया है। इसका पहला प्रकोप 1998 से 99 में हुआ था और इसका संक्रमण मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में देखा गया था। उसके बाद से बांग्लादेश, भारत, फिलीपींस और सिंगापुर में छिटपुट इसके प्रकोप दर्ज किए गए हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छात्रों से बातचीत की। यह संवाद रेडियो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्यक्रम का हिस्सा था, जो अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह तकनीक एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे छात्रों और नागरिकों को अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि पैदा करने में मदद मिलती है। बता दें कि हैम रेडियो, जिसे एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है, एक लाइसेंस प्राप्त सेवा है जो कि रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार स्थापित करती है। भारत में 12 वर्ष से ऊपर के लोग हैम रेडियो संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक आम नागरिकों को वैज्ञानिक प्रयोगों में भी शामिल करने का एक तरीका बन सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, यह स्टेशन 1998 से काम कर रहा है और इसमें अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक 15 देशों के होते हैं। ISS पर हैम रेडियो संचार व्यवस्था पृथ्वी से संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई जीन थेरेपी विकसित की है, जो जन्मजात बहरापन या गंभीर सुनने की समस्या से जूझ रहे बच्चों या वयस्कों के लिए वरदान साबित हो सकती है। स्वीडन और चीन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस थेरेपी का सफल परीक्षण किया, जिससे 10 मरीजों की सुनने की क्षमता में सुधार हुआ है। यह अध्ययन नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध में 1 से 24 साल की उम्र के 10 मरीजों को शामिल किया गया था। ये मरीज OTOF जीन में म्यूटेशन के कारण बहरापन या गंभीर सुनने की समस्या से पीड़ित थे। यह म्यूटेशन ओटोफेडिन प्रोटीन की कमी का कारण बनता है, जो कान से दिमाग तक ध्वनि संकेत भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीन थेरेपी में कान के अंदरूनी हिस्से में एक खास तरह के सिंथेटिक वायरस का इस्तेमाल करके OTOF जीन का एक वर्किंग वर्जन पहुंचाया गया। यह एक ही इंजेक्शन के जरिए कोक्लिया, कान का एक हिस्सा के आधार पर मौजूद एक झिल्ली से दिया गया। इस थेरेपी से 6 महीने बाद हुए फॉलोअप में सभी मरीजों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। औसतन मरीज 106 डेसिबल की ध्वनि को सुनने में सक्षम थे, जो पहले की तुलना में 52 डेसिबल तक बेहतर हो गया। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को भारतीय नौसेना को सौंपा। यह जहाज भारतीय नौवहन के अनुसार डिजाइन किया गया है, जो गहरे समुद्र में गोता लगाने और बचाव अभियान संचालित करने में सक्षम है। इस जहाज का नाम निस्तार संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ मुक्ति, बचाव या मोक्ष है। इस जहाज की लंबाई 118 मीटर और वजन करीब 10,000 टन है। इसमें अत्याधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं, जो इसे 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम बनाते हैं। इसमें 75 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है। बता दें कि यह जहाज गहरे जलमग्न बचाव पोत के लिए मदरशिप के रूप में भी कार्य करेगा, जिससे पानी के नीचे पनडुब्बी में आपात स्थिति में कर्मचारियों को बचाया और निकाला जा सके। इसके अलावा 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोर निगरानी और बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए दूर से संचालित वाहनों से सुसज्जित है।
जानकारी के लिए बता दी कि निस्तार को बनाने में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया अभियान के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश का पहला EDFC यानी इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह महत्वपूर्ण पहल भारतीय घुड़सवारी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी, जो पहले रोग आधारित प्रतिबंधों के कारण सीमित थी। इसे रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है, जहां घोड़ों के लिए कठोर जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। इस सब में प्रमुख हॉर्स डिजीज जैसे इक्विन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्विन इन्फ्लुएंजा, इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुरा की अनुपस्थिति प्रमाणित की गई। इसके अतिरिक्त भारत ने 2014 से अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस के लिए रोग मुक्त स्थिति बनाए रखी है। यह पहल भारत के पशु स्वास्थ्य प्रणालियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत करेगी और घुड़सवारी, प्रजनन तथा व्यापार क्षेत्रों में नए अवसरों को खोलेगी। इस विकास में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग शामिल है। यह कदम न केवल घुड़सवारी के क्षेत्र में सुधार का संकेत देता है, बल्कि भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिबद्धताओं और पशु कल्याण के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है। हाल ही में केरल के राज्य पक्षी मलामुझक्की वेझाम्बल को एझिमाला के तटीय इलाकों में फिर से देखा गया है। मलामुझक्की वेझाम्बल ग्रेट हॉर्नबिल का केरल में स्थानीय नाम है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि एझिमाला में यह दुर्लभ पक्षी दिखने से जैव विविधता में सुधार हुआ है। यह केरल की सदाबहार और नम पर्णपाती वनों जैसे साइलेंट वैली, नीलियाम्पथी, परम्बिकुलम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि तटीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति असामान्य है और इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक माना गया है। बता दें कि ग्रेट हॉर्नबिल को IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षित है। यह पक्षी आमतौर पर ऊंचाई पर नम सदाबहार और पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। निवास स्थान के नुकसान और शिकार के चलते यह प्रजाति खतरों का सामना कर रही है, जहां एझिमाला में इसकी उपस्थिति ने संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यह घटना जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में संरक्षण नीतियों को दिशा प्रदान कर सकती है। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी मानी जाने वाली वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है। अनुमानों के मुताबिक इसकी आयु 100 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो 542 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। यह क्षेत्र दक्कन प्रायद्वीप और मध्य उच्च भूमि के जैविक प्रांत की जैव भौगोलिक क्षेत्रों में आता है। भारत सरकार ने इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया था। इस अभ्यारण्य की विशेषता इसकी टेबल टॉप स्थलाकृति है, जिसमें विस्तृत पठार और घाटियां पाई जाती हैं। 2 पठार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा तक समानांतर चलते हैं। इसके मध्य से केन नदी बहती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके अलावा इस अभ्यारण्य में 2000 वर्ष पुराने शैल चित्र भी मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र विभिन्न आदिवासी जनजातियों का निवास स्थान है, जिनमें बैगा और गोंड जनजातियां प्रमुख हैं। वहीं वनस्पति की बात करें तो यहाँ की प्रमुख वनस्पति शुष्क पर्णपाती वन है। यह बाघ, भालू, तेंदुए और धारीदार लकड़बग्घे की एक बड़ी आबादी का घर भी है। इसके अलावा यहाँ सियार, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली और चित्तेदार बिल्ली जैसे अन्य मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। 2. वर्तमान में इसके कुल 11 सदस्य देश हैं। 3. इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस प्रोजेक्ट को भारत और म्यांमार ने मिलकर तय किया है। 2. इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। 3. इसका नोडल मंत्रालय विदेश मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक जूनोटिक वायरस है। 2. इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान चमगादड़ को माना जाता है। 3.
इसके उपचार के लिए WHO द्वारा टीके को अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रेट हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केरल का राज्य पक्षी है जिसे मलामुझक्की विझामल के नाम से जाना जाता है। 2. इसे IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 3. इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकेतक माना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। 2. भारत सरकार ने इसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया था। 3. यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में जेनिफर गिरलिंग साइमंस को दक्षिण अमेरिका के देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह चुनाव सूरीनाम की राजनीति में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिरलिंग साइमंस नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख हैं। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्तमान में सूरीनाम आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष $400 मिलियन का ऋण चुकाना है। इसकी आबादी करीब 6.46 लाख है। यहाँ मुख्य रूप से अफ्रीकी, आदिवासी, भारतीय, इंडोनेशियाई, चीनी और डच संस्कृति के लोग रहते हैं। हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। बता दें कि इस वर्ष के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व आदि। भारतीय डाक विभाग ने 6 जुलाई 2025 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट उनके योगदान को सम्मानित करने और उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की सबसे कम उम्र के कुलपति रहे। वे महान शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे और संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी। बीते दिनों INS कवरत्ती से विस्तारित दूरी के पनडुब्बी रोधी रॉकेट का उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। DRDO के आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे ने ERASR को डिजाइन और विकसित किया। ERASR एक पूर्णतः स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाजों के IRL से दागा जाता है। इसमें उच्च सटीकता और स्थिरता के साथ रेंज की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है। ERASR स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग करता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय ब्राजील की यात्रा पर थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख वैश्विक मंचों पर भारत ब्राजील सहयोग बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक की और घोषणा की कि दोनों देशों के बीच व्यापार 5 वर्षों में $20 अरब तक पहुंचना चाहिए। बीते दिनों 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस आयोजित किया गया। यह दिवस भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर KH अली कुन्नी के योगदान को सम्मानित करने और स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर KH अली कुन्नी ने 1957 में इस दिन भारतीय मेजर कॉर्प्स में हाइपोफिसेशन तकनीक द्वारा प्रेरित प्रशन और प्रशन का मार्गदर्शन किया था, जिससे अंततः अंतर्देशीय जलीय कृषि में क्रांति आई।
गौरतलब है कि नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति आई है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन में सौंपी है। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अध्यक्ष किशोर मकवाना के नेतृत्व में NCSC ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति की समीक्षा करती है। यह अनुसूचित जाति समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में आयोग के निष्कर्ष, फील्ड विजिट, सरकारों से परामर्श और विभिन्न कल्याणकारी पहलों की समीक्षा पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और स्मार्ट खेती से जोड़ना है। यह हब IIT रोपड़ की तकनीकी साझेदारी में स्थापित किया गया है, जिसमें IoT सक्षम सेंसर, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, स्वचालन तकनीक और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और राज्य कृषि विभागों को एक सहयोगी मंच प्रदान करना है, ताकि क्षेत्र विशिष्ट और स्केलेबल समाधान विकसित किए जा सके। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।